हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 दिन पहले हमारी एक वीडियो आई थी जो कि हमने घटना चक्र की, ये जो बुक जिस घटना चक्र ने निकाला है, इस बुक पे मैं हमने डिटेल रिव्यू करा था। तो ये बुक है कैसा, क्या इस बुक की खासियत है, सब कुछ उस वीडियो में बात हुई थी और वो वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया। आप लोगों ने इस पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, उनमें से एक कमेंट सबसे ज्यादा कॉमन जो ये था कि सर इस बुक का सीरीज आप स्टार्ट कराइए। तो आप लोगों की बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आज से ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं बिहार दरोगा प्री 2021 के लिए वीडियो आ रहा है, ठीक है। और ये घटना चक्र की जो किताब घटना चक्र ने निकाली है बिहार एसआई के लिए डेडिकेटली अवर निरीक्षक एवं पद प्राक्षक अवर निरीक्षक, इसी के ऊपर हमारी ये वीडियो होगी, इसी बुक से वीडियो होगी और वन टॉपिक स्ट्रेटेजी हमने इस वीडियो का नाम रखा है। आज के जो पहला हमारा जो टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, और हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वर्दी की, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से जो आज का ये वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, देखिए वास्को डी गामा जो है ये गुजरात में आया था, ठीक है। और ये गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से, मतलब कि वो उसको जहाज पे उसको एक मिल गया था, उसको आप गाइड बोल सकते हो, जिसका नाम था अब्दुल माजिद, ठीक है। ये गुजराती था तो इसको एक पथ प्रदर्शक मिल गया अब्दुल माजिद की सहायता से। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जिसका नाम कालीकट है, वहां पे वो पहुंचा और 20 मई 1498 ईस्वी को वो वहां पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा, ठीक। कालीकट के तत्कालीन जब वहां के शासक जो तब के थे जमेरीन, इसने वास्को डी गामा का तभी स्वागत किया था, ठीक है। 1505 ईस्वी में देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम ऐसा ये इंसान था पुर्तगाली जो इंडिया में वायसराय बनकर आया, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में इसने कर लिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे भारत में यूरोपीय व्यापारी का कंपनियों के आगमन का क्रम क्या रहा है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। ध्यान रखें इस बात का, ये जो क्रम है ये हमेशा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कौन कब आया, अभी मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा, तो हमारे साथ आप बिल्कुल आखिर तक बने रहें। अभी मैं आपके साथ बिल्कुल वो टेबल शेयर करूंगा, ये कौन से किस ईयर में आया, कब तक वो रहा, वो सब कुछ वो टेबल में शेयर मैं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और सबसे अंत में यहीं गए 1961 में, ठीक है। इन्होंने गोवा को कब्जाया हुआ था और सबसे आखिरी में इन्होंने गोवा को आजाद करके ये 1961 में गए थे, ठीक। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी, ठीक है। जो आप जो सुनते हो ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये अंग्रेजों के द्वारा था, उसी तरह ईस्ट इंडिया डच कंपनीज भी आई थी। इसी के तर्ज पे जो सबसे पहले जो फॉर्मूला किसने दिया था, तो सबसे पहले फॉर्मूला डचों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है। अब देखिए डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने हराया? डचों ने हराया पुर्तगालियों को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहीं बाद में चल के ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, ये ध्यान रखें। देखिए जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में, ध्यान रखिए ये ईयर बहुत बार पूछा जाता है और ये नाम भी याद रखें, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम, ठीक है। मसूलीपट्टनम इसको बोले या मछलीपट्टनम बोले, वहां पे एक कारखाना अस्थायी कारखाने के रूप में इन्होंने स्थापित किया, मतलब स्थायी नहीं था, अस्थायी था, ठीक है। उसके रूप में इन्होंने कारखाना स्थापित किया 1611 में। अंग्रेजों ने कहाँ पे? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, आप जो बोल लें। 1613 ईस्वी में देखें सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। अभी देखिए 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में सबसे पहला कारखाना, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे स्थायी अस्थायी नहीं आता है, सीधा सीधा सिंपल बात समझ लें। स्थायी और अस्थायी अगर लिख देगा, समझिए, अगर सीधा बोलेगा अगर अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना कौन था, तो आप बेधड़क 1613 मार के आएंगे, सूरत में इन्होंने स्थापित किया। लेकिन अगर सीधा सीधा अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना कब इसको स्थापित करा गया, तो आप 1611 ही मारेंगे जो मसूलीपट्टनम था, क्योंकि यहां पे सीधा कारखाने की बात हो रही है, स्थायी और अस्थायी की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर स्थायी की बात होगी तब आप 1613 मारेंगे, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1611 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन द ब्रिगेंजा से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार में
रूप में प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था अंग्रेजों को, ठीक है। राजकुमारी जो है कैथरीन द ब्रगेंजा इनका पूरा नाम है। तो ये पुर्तगाली थी और इनका विवाह हुआ था अंग्रेज के राजकुमार, अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। तो पुर्तगालियों ने जो है, जैसे इनके पापा का प्रॉपर्टी था, मुंबई जो है दे दिया था तभी किसको? तो चार्ल्स सेकंड को डाउरी के रूप में, यानी दहेज के रूप में उन्होंने दे दिया। और फिर इसने क्या किया? इसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक, मतलब पर एनम, सालाना 10 पाउंड सालाना किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया। मतलब बोला भाई मुंबई से तुम लोग अपना व्यापार करो, सब कुछ करो, और हमको बस सालाना 10 पाउंड जो है भिजवा दिया करना हमारे खर्चे के लिए, ठीक। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट था लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेंस कहा गया, ठीक है। किसके द्वारा हुई? लुई 14 के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखें। मुर्शीद कुली खां का बंगाल का प्रथम सूबेदार था। कौन? मुर्शीद कुली खां। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और ये बुक में हम क्यों वन टॉपिक स्ट्रेटेजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक दिन में हम एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। कल से मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट से एक टॉपिक उठाऊं, ठीक है। एक टॉपिक मतलब कि 1-1.5 पेजेस में उठाऊं, और ये टोटल 216 पेजेस का ये बुक ही आप समझ रहे हो। तो बुक कोई ज्यादा हेवी, कोई ज्यादा मोटा नहीं है, काफी कम पेजेस का ये बुक है, तो फटाफट से टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस उम्मीद मैं ये करूंगा कि आप सब भी लगातार हमारे साथ लगे रहे, और मैं कोशिश करूंगा इस बारी कि मैं लगा रहूं, कुछ भी विपत्ति है मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूं। तो इस बार बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग, ठीक है। मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम सूबेदार था। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम बंगाल का सूबेदार कौन रहा है? तो मुर्शीद कुली खां रहा है। मुगल बादशाह द्वारा ये नियुक्त किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का प्रथम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था, ठीक। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। कहा था कि इन्हें अगर छेड़ा ना जाए तो वो हमें शहद देती रहेंगी, यानी प्रॉफिट देती रहेंगी, और जैसे ही उनको उंगली करो, छेड़ो, तो फिर भाई वो काट काट के हमारे जिस्म को फुला देंगी। तो ये अलीवर्दी खान ने किसके बारे में कहा था? यूरोपियों के बारे में कहा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ब्लैक होल की घटनाएं बार बार पूछा जाता है, कब हुआ था? देखिए 1756 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। एक्चुअली ये हुआ क्या था, सिराजुद्दौला ने 43-44 अंग्रेजी अफसर और सिपाहियों को मिला के, कुल 43 थे, उन्हें एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया। वो इतना छोटा काल कोठरी था जिसमें लगभग 39-43 लोगों के सिर्फ खड़े होने की जगह थी, और महीना चल रहा था जून का, और गर्मी थी बहुत ही जहरीली वाली, ठीक है। इसमें सफोकेशन से, दम घुटने की वजह से, गर्मी की वजह से उसमें से लगभग 40-42 लोग मर गए थे। सिर्फ 1 से 2 या 3 ही बचे थे अंग्रेज, जिन्होंने बाद में सारी कहानी बताई। तो यही है ब्लैक होल ट्रेजेडी। आई होप अब आप समझ गए होंगे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ध्यान रखें इस बात को, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, याद रखें। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम जो है उसे अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया, ठीक है। अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और सिराजुद्दौला, ठीक है, जो तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, ये जो है ये मतलब बिल्कुल मिल के ये लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के खिलाफ हार गए बक्सर के युद्ध में। कब? 1764 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पे रखा गया था, ठीक है। किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत लिया गया 1765 में, ठीक है। शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने कंपनी को जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। 1765 में अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह ने ये फरमान दिया कि, और उस समय कौन मुगल बादशाह था? शाह आलम सेकंड था, ठीक है। उसने फरमान ये दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दी जाए, जिसके बदले में कंपनी द्वारा ये जो है शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया जाने लगा। याद रखिए ये बात, ये इकलौता और आखिरी ऐसा ये शासक था जिसको अंग्रेजों के द्वारा पेंशन मिला, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, सरदार के.एम. पिनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। किसने कहा? सरदार के.एम. पिनिक्कर ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रंजीत सिंह कौन थे? ये पंजाब से थे और ये जो है काफ़ी बहुत ही प्रतापी और सूरवीर राजाओं में से एक रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिनका जन्म के बारे में पूछा था 1780 में इनका जन्म हुआ था, 13 नवंबर 1780। और इनका पूछा जाता है किस कुल किस जात में हुआ था, तो सुकरचकिया मिसल में इनका हुआ था। और इनके मुखिया जो थे, इनके पापा जो थे, महासिंह इनका नाम था। ठीक है, ये सुकरचकिया मिसल, ये जो एक कास्ट जात बोल रहे हैं, इसके ये मुखिया थे। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की ये संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे और दिलीप सिंह का निधन जो है अक्टूबर 1893 में पेरिस के फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में ही हुई थी, यानी कि अंतिम जो इनका जो दाह संस्कार होता है ये इंग्लैंड में ही किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखें ये बहुत बार पूछा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध यानी सेकेंड मैसूर युद्ध बोल रहे 1780-84 में हुआ था, जिसमें हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। इसमें ये लड़ाई हुई थी, अंग्रेज एक तरफ और ये सारे एक तरफ। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई और टीपू सुल्तान ने ही एक क्लब की स्थापना की जिसको जैकोबियन क्लब कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वीवीआई आप इसको बोल लें। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये टेबल है, इसको ध्यान से बिल्कुल ही देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। इनका क्रम क्या था, है ना? ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे देखने वाली चीज़ है। सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए 1498 में। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट्री इन्होंने कहाँ डाला? तो कोचीन में डाला था 1503 में। ठीक, सेकंड उसके बाद आए अंग्रेज, कब आए? 1600 ईस्वी में आए और इन्होंने सबसे पहला अपना फैक्ट्री कहाँ डाला? सूरत में डाला था। ठीक, थर्ड आए डच, कब आए? 1602 ईस्वी में आए, पहला फैक्ट्री कहाँ डाला? मसूलीपट्टनम में डाला। उसके बाद आए डेनिस, ये 1616 ईस्वी में इन्होंने 1616 ईस्वी में ये भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की और इन्होंने सबसे पहला अपना फैक्ट्री ट्रांकोबार में डाला। डेनिस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखें 1616 में ये अपना स्थापना इन्होंने कंपनी में किया, भारत में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना किया और ट्रांकोबार में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक, ध्यान रखें इस बात का। और सबसे आखिर में आए थे फ्रांसीसी, सबसे आखिर में, और 1664 ईस्वी में इन्होंने अपने कंपनी की स्थापना की और सूरत में इन्होंने पहले फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी बात अगर करें तो ये 1790 से 92 में हुआ था, जिसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि इसको समाप्त किया गया था। किस संधि के द्वारा? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। कब ये हुआ था? तो मार्च 1972 में हुआ था। ठीक है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान रखें। अब देखिए वीवीआई क्वेश्चन, जिसको बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एग्जाम सेटर के द्वारा। क्या? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 के दौरान। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये लड़ते हुए मारा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी या जागीरदारी या मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भी भिन्न भिन्न नामों से ये जानी जाती है। तो ये किसने करा था? तो ये किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक, चलिए स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। किसके तहत? स्थायी बंदोबस्त के तहत। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत ये जन्मदाता टॉमस मुनरो, इसका जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने सबसे पहले इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। किस? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है, कहाँ? सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में इन्होंने लागू किया था इसे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, इसमें लागू किया गया था। ठीक,
अब देखिए, महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषकों के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल यानी जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है महलवाड़ी पद्धति। ठीक है, महलवाड़ी पद्धति जो है ये उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रांत, जो कि तब मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, हमारा उत्तर प्रदेश आज ये उत्तर प्रदेश के नाम जाना जाता है, तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा इसमें शामिल था महलवाड़ी पद्धति में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वाइन्स एंड मिन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर आप समझ रहे होंगे तो सीधा सीधा बात है कि दादा नौरोजी के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई, यहां पे सारे किताबों का लिस्ट दे दिया गया है सब। ठीक है, डेब्ट इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सारे बुक किसने लिखे, दादा भाई नौरोजी ने लिखे। वीवीआई ये पॉइंट है, इसको नोट डाउन अप कर ले या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख ले। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए दादा भाई नौरोजी 1825 से 1819 में, इन्होंने 1865 ईस्वी में जो WC बनर्जी के साथ मिलकर इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। ठीक है, ध्यान रखें, है ना, 1825 से 1917 तक, मतलब इनका जन्म 1825 में, मृत्यु 1917 में, इनका मतलब ये लाइफ टाइम था, इतने साल तक ये जिए। 1865 में इन्होंने WC बनर्जी के साथ मिलकर जो है लंदन में ईस्ट सोसाइटी का गठन इन्होंने किया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 1892 में लिबरल पार्टी का टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले सबसे पहले कोई भारतीय थे ना, दादा भाई नौरोजी थे। बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम में, इसको ध्यान में रख ले, बिल्कुल गांठ बांध ले एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। अब देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था, है ना। ये पूछा जाता है कि स्वाधीनता संग्राम 1857 का ऐसा प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। ये चुपचाप ये एक तरीके से ये मूवमेंट चलाया गया था, और इसमें जो जो हिस्सा लेते थे, जो जो इसके सपोर्ट में थे, तो वो एक कमल और रोटी एक सिंबल था, जिसको दे के अपने मतलब सपोर्ट को जाहिर करते थे। नेक्स्ट है बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 को विद्रोह की रहनुमाई इसे ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखें। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में ये हुआ था। कहाँ हुआ था, गोलघर में, जो वर्तमान में वाराणसी में ये है। ठीक है, अब देखिए 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का हस्बैंड का नाम पूछा जाता है, तो गंगाधर राव इनके हस्बैंड का नाम था। ठीक, लखनऊ, जो कि तब अवध और अब लखनऊ के नाम से जाना जाता है, इसमें विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में यानी अवध में जो है विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ये ध्यान रखें। देखिए उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे यानी ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, जिसको ये ब्रिजिस कादर का जो ये शासनकाल था, इसको पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है। पेटीकोट शासनकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक औरत इसको चलाती थी, तो तब के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको पेटीकोट शासनकाल का भी नाम दिया, और तब वैसे वैसे सारे ही शासकों का पेटीकोट शासनकाल नाम दिया है, जिन जिन के टाइम में उनकी मदर या उनका कोई केयर टेकर जो लेडीज रही है जिन्होंने शासनकाल चलाया है, तो उनके शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब यानी नाना धोंदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 1857 में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। क्वेश्चन पूछा जाता है नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्ला खां थे। आप यहाँ देख सकते हैं ये बुक जो है कितनी अच्छी बुक है। ठीक है, इस बुक में सिर्फ वही टॉपिक दिए गए हैं जो वीवीआई और एग्जाम रेलिवेंट है, इसमें कोई भी टॉपिक आप छांट काट नहीं सकते, इसमें सारे टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है तात्या टोपे, जो 1814 से 1959 तक इनकी लाइफ टाइम थी, को रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम अगर पूछा जाए तो रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक है, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के, वर्तमान जो अब भोजपुर जिले से संबंधित है, तो वहां से थे। ठीक है, बिहार में किसने अगर पूछा जाए 1857 में क्रांति का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ध्यान रखें ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आउवा के ठाकुर
कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसने? तो ठाकुर कुशल सिंह ने, आउवा के। ठीक है। अब मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। फैजाबाद में किसने 1857 के विद्रोह में अपना नेतृत्व प्रदान किया? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये किसने कहा? तो मौलवी अहमदुल्ला ने कहा था। ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें था लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल था 1856 से 62 तक। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरन जो है इसका कमांडिंग ऑफिसर था, और इसी के देखरेख में ये जो है 1857 का जो है ये रिवॉल्ट हुआ था। तो दोस्तों ये था मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा आज का पहला टॉपिक, और अभी बहुत सारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से बाकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। Till then, take care, bye bye, and God bless you all.